हेलो एवरीवन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में आज हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में, कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। आईडीएफ कर्व्स क्या होते हैं, पीएमपी की बात करेंगे और इवेपोरेशन की बात कुछ हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है शिवम पांडे और अब हम कंसिस्टेंसी जो हमारा पहला टॉपिक है उससे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड? अगर मैं बात करूं तो रेनफॉल डेटा होता है ना। तो उस रेनफॉल डेटा की अगर हम बात करें तो एवरी ईयर देयर इज सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, और उसी की हम कंसिस्टेंसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाउ मच कंसिस्टेंट इज दैट रिकॉर्ड। क्या वो रिकॉर्ड है भी पिक्चर में या नहीं है, ओके, या फिर कुछ उसमें डिविएशन है। लेट अस सी हियर, whenever there is change in the condition prevailing at any of the rain gauge stations, there will be inconsistency in the record available for that period. अगर मैं क्या कहता हूँ कि इफ़ आई से दिस इज़ द एरिया और इसमें मैं कहता हूँ कि 10 रेन गेज स्टेशंस हैं, ओके, और हमने यहाँ पे देखा कि किसी एक स्टेशन पे रिकॉर्ड कंसिस्टेंट नहीं है। रिकॉर्ड कंसिस्टेंट नहीं है मतलब कुछ चेंजेस आ जा रहे हैं, कुछ जैसा रिकॉर्ड जैसा ट्रेंड मिलना चाहिए था हमको, अगर मैं ट्रेंड वर्ड यूज़ करूँ, जैसा ट्रेंड मिलना चाहिए था वैसा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो वी विल से दैट देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी इन द रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर दैट पीरियड इन दैट पर्टिकुलर स्टेशन। इनकंसिस्टेंसी होती क्यों है? इनकंसिस्टेंसी मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स: शिफ्टिंग ऑफ रेन गेज स्टेशन टू अ न्यू स्टेशन, neighborhood of the station undergoing a significant change. okay, let's say अगर मैं बात करता हूँ कि कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, बट इन द मीन वाइल इन द पीरियड ऑफ 10 और 15 ईयर्स व्हाट हैपन्स, वहाँ पे क्या हुआ, देयर इज़ अ डिफॉरेस्टेशन विच इज़ गोइंग ऑन, तो व्हाट विल हैपन, द रेनफॉल विल बी रिड्यूस देयर, और इसी कारण से द नेबरहुड हैज़ बीन अंडरगोइंग अ सिग्निफिकेंट चेंज, तो वहाँ पे भी रेनफॉल की वैल्यूज़ में चेंजेस आ जाएंगे, तो देयर विल बी ऑल्सो इनकन्सिस्टेंसी इन द रिकॉर्ड। चेंज इन इकोसिस्टम विच मे बी ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड एटसेट्रा, तो ऐसा भी हो सकता है कि इकोसिस्टम में चेंज आए ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स, ओके, ड्यू टू ऑब्जर्वेशनल एरर, ये भी एक प्रॉब्लम है। दिस इज द वन दैट इज द ह्यूमन एरर दैट कैन बी सीन। तो यहाँ पे बात हो गई दिस कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड की। आगे देखिएगा, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड कैन बी फाउंड आउट बाय अ टेक्निक कॉल्ड डबल मास कर्व मेथड। जब भी मैं बात कर रहा हूँ डबल मास कर्व मेथड की, या फिर मैं बोलूँ सिर्फ अगर मास कर्व, तो मास कर्व मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ का क्यूमुलेटिव वैल्यू, ओके। यहाँ पे किस चीज़ की बात होगी, यहाँ पे डेटा जो बात हो रही है वो है बात रेनफॉल की, ओके। तो दिस रेनफॉल का अगर हम क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लें तो दैट इज़ द दिस मास कर्व। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ डबल मास कर्व, यानी कि आपका अगर कर्व की बात कर रहे हो तो कुछ एक एक्स एक्सिस पे हमारा वैल्यूज़ होगा और कुछ वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज़ होगा, मतलब हम कुछ ना कुछ प्लॉटिंग कर रहे होंगे, एक्स के करस्पॉन्डिंग कुछ वाई होगा, है ना। तो लाइक दिस देयर इज सम कर्व लेट से। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो व्हाट विल बी देयर, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव वैल्यू यूज़ करूँ मैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे भी मैं क्यूमुलेटिव वैल्यू यूज़ करूँ, तो इन दैट केस दीज बोथ आर द क्यूमुलेटिव वैल्यूज़, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं डबल मास कर्व मेथड। This technique is based on the principle that when the rainfall data comes from same set of earlier observations, they are consistent, है ना। जो ट्रेंड है वो फॉलो होना चाहिए, नहीं फॉलो हो रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इनकन्सिस्टेंसी। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जो डेटा रहता है वो यहाँ पे हर ईयर का देगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है आपके लिए कि लेट से 2009 का आपके पास डेटा है, 2008 का डेटा है, एंड सो ऑन टिल 1999 आपके पास डेटा दे रखा है, ओके। दिस इज द रेनफॉल डेटा दैट यू आर रिकॉर्डिंग एवरी ईयर, ओके। तो सबसे नया जो डेटा होगा वो 2009 का होगा, ओके। लेट से मैं अगर 2009 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सबसे पुराना जो डेटा है वो 1999 का है, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम यहाँ पे हैं तो हमने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में इंप्रूव किया होगा एंड अदर थिंग्स, तो यहाँ का जो डेटा होगा वो मोस्टली सही होगा, ओके। जो ट्रेंड जहाँ पे चेंज हुआ है वो हमें नोटिस करना है। तो अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन एक्स, जिसका डेटा आपके पास मौजूद होगा, तो आपके पास ये डेटा सारा अवेलेबल है ना, टिल द एंटायर ड्यूरेशन। ऐसे ही जो नियर बाय रेनफॉल रेन गेजेस हैं, है ना, एट द एम नियर बाय स्टेशन, वो भी डेटा आपके पास मौजूद है ना। अगर मैं कहता हूँ कि ये पूरा एरिया है ना, और दिस इज़ द स्टेशन एक्स, और आसपास जो टिक मार्क यहाँ बना रहा हूँ, लेट्स से ये टोटल एम नंबर के रेन गेज स्टेशन हैं, ओके। तो ये भी आपको डेटा आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट यू डू, यू विल बी सिंपली डूइंग व्हाट, आप ये रेनफॉल का क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 90 और मैं इसकी लेता हूँ वैल्यू 60,
तो व्हाट विल बी देयर, यहाँ पे तो आपका क्यूमुलेटिव वैल्यू 90 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, ओके यहाँ पे कहता हूँ मैं 30 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ 60 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 वैल्यू है, एंड सो ऑन, है ना। लेट्स से ये 1100 वैल्यू आ गई, ओके। तो ये क्यूमुलेटिव रेनफॉल एट स्टेशन एक्स है। तो ये आपके पास कुछ डेटा यहाँ पे मौजूद है, 90, 150, 180, 240, इस तरह आपके पास डेटा मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ आपके पास डेटा यहाँ पे मौजूद होंगे, है ना। लेट्स से 30 है, फिर देन 60 है, देन से 40 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल की आप बात करेंगे, है ना, तो दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ क्यूमुलेटिव रेनफॉल। तो दिस 30, दिस इज 30 प्लस 60 दैट इज 90, 60 प्लस 40 दैट इज 100। तो आपने क्यूमुलेटिव डेटा यहाँ पे निकाल लिया, ऐसे ही आपने यहाँ पे भी निकाला, है ना। तो कुछ वैल्यू आई, लेट्स से 1200 आ गई, ओके। तो 1100, 1200 आपके पास वैल्यूज़ मिल गई। नाउ व्हाट यू डू, आपने इसको एक एक्सेस पे प्लॉट किया और एक आपको दिस को, है ना, इसको आपने किसी दूसरे एक्सेस पे प्लॉट किया। नाउ व्हाट यू डू, ये आपने वैल्यूज़ यहाँ पे प्लॉट करी और फिर आपने चेक किया कि ट्रेंड कैसा है, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट यू विल बी डूइंग। तो यहाँ पे देखिए जो ड्यूरेशन मैंने दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2009 और 1999 के बीच का डेटा आपके पास मौजूद है, ओके। दीज आर द वैल्यूज विच यू ऑलरेडी हैव, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। बट अगर मैं बात करता हूँ इसको, आपने ये प्लॉट किया है और आपने ये क्यूमुलेटिव रेनफॉल एट m नियर बाय स्टेशंस आपने ये प्लॉट किया है। जब आप प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एट स्टेशन नंबर x, ओके, एंड एक्यूमुलेटेड मीन ऑफ द रेनफॉल एट m नियर बाय स्टेशंस, ओके। दीज आर द टू वैल्यूज विच यू विल बी प्लॉटिंग। अब देखिए मैंने आपसे सबसे पहली बात बोली थी कि दिस इज फाउंड आउट बाय व्हाट, डबल मास कर्व टेक्निक, ओके। फिर मैंने क्या बोला था आपसे कि भाई मास टेक्निक है ये, मास, जब भी मास की बात आ रही है तो मतलब क्या हो रहा है, कुछ क्यूमुलेटिव डेटा आपके पास मौजूद होगा, है ना, क्यूमुलेटिव रेनफॉल का डेटा आपके पास मिलेगा, ओके। सो दैट इज देयर। डबल की बात करी थी तो यानी कि एक्स एक्सिस में भी कुछ होगा और वाई एक्सिस में भी कुछ होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दो डेटा जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखे, जो कि आप देख सकते हैं, है ना, दिस इज बीन प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस and sorry, this is plotted on y axis and this is plotted on x axis। जब हमने ये कर लिया, okay, then what you do, we are simply joining the different points। तो यहाँ पे देखिएगा आप, हमने यहाँ पे डेटा देखा, कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे ये है, देन दिस वैल्यू एंड देन दिस वैल्यू, है ना। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पे ज्वाइन की, ओके, अलग अलग ईयर पे, 2009 में ये था, फिर 2008 में था, फिर 2007 में था। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने प्लॉट किया है। किस में प्लॉट किया है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है 1999 से डाटा नहीं प्लॉट कर रहे हैं, आप प्लॉट कर रहे हैं 2009 से और पीछे जा रहे हैं कहाँ तक, 1999 तक, ओके। सो दीज आर द डेटा दैट हैज़ बीन गिवन टू यू। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे कैसे इसमें वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो लेट अस सी द प्रोसीजर। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं पहले, उसी को मैं अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट करूँगा और कुछ नई चीज़ें आपको बताऊँगा। लेट अस सी द फर्स्ट स्टेप। फ्यू स्टेशंस क्लोज टू द सस्पेक्टेड स्टेशन एक्स आर सेलेक्टेड एंड अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन व्हाट, बिटवीन दिस एंड दिस। जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एट स्टेशन नंबर एक्स, जिसको आप किस पे प्लॉट करते हो, इसको आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ओके। एक्यूमुलेटेड जहाँ जहाँ वर्ड आ रहा है आप उसको रिलेट कर सकते हैं किससे, क्यूमुलेटिव रेनफॉल से, ओके, क्यूमुलेटिव रेनफॉल से। जहाँ जहाँ एक्यूमुलेटेड वैल्यू होगी वहाँ पे आप क्यूमुलेटिव से रिलेट कर सकते हैं। और जो सेकंड है, दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, ओके। सो दीज आर टू डेटा दैट हैज बीन गिवन टू यू। नाउ व्हाट यू डू, इन द सेकंड वैल्यू यू विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपने 2009 से आपने डेटा प्लॉट किया 1999 तक। अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने देखा कि आपने ये ग्राफ प्लॉट तो किया बट कहीं पे चेंज आ गया। ग्राफ कुछ जा तो ऐसा रहा था स्टार्टिंग में और जाना चाहिए था इसको ऐसे ही यहाँ पे, बट कुछ तो 2004 में चेंज हुआ है जिसके कारण ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना। पिछला वाला ट्रेंड कुछ और था, दिस इज द प्रीवियस ट्रेंड, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंज देखने को मिल रहा है। किस ईयर में, इसमें एक्चुअल ग्राफ इज दिस थिंग, बट ये जाना कैसे चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं गया, ये गया कहाँ है, यहाँ पे गया। तो अब यहाँ पे कैसे चेंज आया वो आपको देखना है, ओके। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने प्लॉट कर दिया, देन चेंज इन द स्लोप ऑफ द लाइन। इसका स्लोप क्या है, देखिए इसका स्लोप अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ व्हाट, दिस सी और 1 के करस्पॉन्डिंग है,
ओके इसकी अगर बात करूँ तो ये वाई एक्सिस में तो ए है और इसके करस्पॉन्डिंग में 1 है, तो स्लोप में दोनों लाइन के स्लोप में अंतर है। ओके दिसका स्लोप इज दिस ए अपॉन 1 करके है और दिसका स्लोप सी अपॉन 1 करके है। तो अब क्या करते हैं, द चेंज इन द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द ईयर एट विच इनकन्सिस्टेंसी हैज टेकन प्लेस। जहाँ पे भी स्लोप में चेंज आया वहाँ पे आप क्या कह देंगे, देयर इज एन इनकन्सिस्टेंसी फ्रॉम दिस डेटा। 2004 तक तो डेटा सही है, जैसे ही इसके बाद देखोगे आप कहाँ पे, ऊपर की तरफ, बिकॉज द डेटा हैज़ बीन सीन लाइक दिस। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ चेंजेस हैं, तो आपको क्या करना होगा, अब आपको इन सारी वैल्यूज़ को करेक्ट करना होगा। 1999 का डेटा को 2000, 2001, 2002 एंड 2003, इन 5 डेटा को आपको वापस से चेंज करना होगा, आपको करेक्ट करनी होगी इनकी वैल्यूज़। आपके पास इसकी रेनफॉल का डेटा वैल्यू तो दे रखी होगी, लेट से पी ऑफ दिस 1999 आपको दे रखा है ना, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। चेंज कैसे करेंगे, यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला पी एक्स इंटू सी अपॉन ए। द करेक्टेड वैल्यू ऑफ द रेनफॉल फॉर एनी ईयर कैन बी ऑब्टेन्ड एज दिस फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जहाँ पे ये दिस पी एक्स इज द रेनफॉल विच इज द नोटेड वैल्यू एट द स्टेशन नंबर एक्स, एंड देन सी अपॉन ए, जो कि आपको मैंने स्लोप की वैल्यू बताई है, जहाँ पे ये स्लोप सी वाला यहाँ पे इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, एंड दिस इज दिस वन हियर ए। ओके तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, आपको किस किस डेटा में आपको चेंजेस करने हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। आपको ये जो ऊपर वाले डेटा है ना, दिस 2003 से लेकर 1999 तक, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। बट इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं, ये सारी वैल्यूज़ सही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो दिस ऑल द वैल्यूज़ आर करेक्ट। ओके जो भी करेक्शन लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ में लगेगा, है ना, दिस वैल्यूज़। सो लेट अस नाउ मूव ऑन। चलिए इनकन्सिस्टेंसी के बाद हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा। अभी तक मैंने जो रेनफॉल डेटा की बात करी, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो रेनफॉल डेटा है वो लेट से इतने mm की बारिश हुई या इतने सेंटीमीटर की बारिश हुई, इतना मैं हमेशा बोल रहा था आपसे, है ना। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि एवरेज रेनफॉल इतना है। अगर आप वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, रेनफॉल डेप्थ को जो करस्पॉन्डिंग एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका जो है रेनफॉल वॉल्यूम निकल के चला आएगा। अगर मैं बात करूँ कुछ और टर्म्स में, तो रेनफॉल डेटा जो दिया है उसका अलग अलग तरीका होता है। सिर्फ हम इतना कह दें कि साल भर में इतनी बारिश हुई, उसी से आप पूरा कह दोगे क्या, नहीं। जैसे हमने रेन गेज की बात करी थी, तो हमने वहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ी थी। क्या, एक बात करी थी हमने रिकॉर्डिंग रेन गेज की, एक बात करी थी नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की। तो जो रिकॉर्डिंग रेन गेज था वो क्या कर रहा था, वो कई कई जगहों पे इंटेंसिटी भी नाप रहा था। ओके सो इन दैट केस दैट वाज द रेनफॉल डेटा दैट यू हैव इंटरप्रेटेड देयर, कि इंटेंसिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है कि भाई सुबह 10 से लेकर 12 तक किसी एक रेट से बारिश हुई, है ना, फिर 12 से 2 बजे के बीच में कुछ और तेज़ बारिश हुई तो उसकी इंटेंसिटी क्या हुई, बढ़ गई। ओके फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर बारिश थोड़ी मध्यम हो गई, फिर और धीमे हो गई, और फिर उसके बाद बारिश बंद हो गई, तो 4 बजे तक बारिश बंद हो गई। तो 2 से लेकर 4 के बीच में बारिश धीमे होकर फिर इट हैज़ स्टॉप्ड। तो यू कैन से दैट इंटेंसिटी इज वेरिंग। इंटेंसिटी को आप कैसे डिनोट करेंगे, mm/आवर या फिर cm/आवर। तो यूनिट्स कुछ इसी तरह रहेंगी, आप कुछ न कुछ यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए बारिश हुई, दैट इज द ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर स्टॉर्म आज आया, फिर 4 दिन बाद आया, फिर 8 दिन बाद आया, कैसे कैसे आ रहा है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। ओके तो इसकी बात हम कर रहे हैं। लेट्स से अगर आज की डेट में बारिश हो रही है, ओके आज से 10 दिन बाद कितनी बारिश हो रही है, क्या इसी इंटेंसिटी की बारिश हो रही है, अगर हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी की आप बात करोगे, अच्छा 10 दिन में 2 बार बारिश हो रही है ना, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। कितना एरिया वो बारिश कवर कर रही है, दैट इज़ द एरियल एक्सटेंट। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेट अस नाउ मूव ऑन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल पे देखिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेनफॉल ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड इज डिटरमिन्ड अज्यूमिंग दैट रेनफॉल इज अ रैंडम वेरिएबल एंड मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, हमें श्योर शॉट नहीं पता रहता। आपसे अगर कहा जाए कि आप रेनफॉल एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर दो, तो आप नहीं पता कर सकते। एग्जैक्ट वैल्यूज तो आप कभी नहीं पता कर पाओगे कि हाँ इतनी ही होनी है बारिश, है ना। सो देयर विल बी सम वेरिएशन। तो एक चीज़ और समझिएगा, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि आज अगर 20 mm की बारिश हुई, क्योंकि आज की डेट में अगर 20 mm की बारिश हुई, ठीक, लेट से कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आगे भी कब होगी उसी 20 mm की बारिश, है ना। तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 2 दिन बाद होती है, या 4 दिन बाद होती है, या फिर 6 दिन बाद होती है, तो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट।
Second point, see here, the frequency of a rainfall is the number of times that a given magnitude of rainfall may occur in a given period. यानी मैं कहता हूँ कि अगर 10 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक, और अगर मेरे पास हर साल का डेटा मौजूद है, तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 100 सेंटीमीटर की बारिश है, अभी 100 सेंटीमीटर की बारिश 10 साल के अंदर अंदर कितनी बार हो रही है? लेट्स से 2 बार हुई, ओके, फर्स्ट टाइम लेट्स से किसी ईयर में हुई और सेकंड टाइम किसी और ईयर में हुई, तो फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार बारिश हो रही है, कितने साल में? 10 साल में, है ना। तो 2 टाइम्स इट इज फॉलिंग इन दैट व्हाट 10 ईयर पीरियड। कौन सी बारिश? 100 सेंटीमीटर की बारिश। तो मैंने क्या कहा आपसे? गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल। और मैंने क्या आपसे कहा कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार बारिश हो रही है, ये भी मैंने आपको मेंशन किया। मैंने आपसे एक और चीज़ मेंशन किया कि उस गिवन पीरियड में, कितने पीरियड में? 10 साल में, ठीक। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे आपको मिला। The study of probability of occurrence of a particular extreme rainfall is important for determination of design flood. ये बार बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है ना, कि हम लोग बार बार डिटरमिन करना चाह रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन होगा वो सब डिज़ाइन फ्लड की बात हो रही होगी। अब खुद सोचिए, अगर आपको मान लीजिए लेट्स से एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है ऑन अ रिवर, तो व्हाट विल हैपन, अगर मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर फ्लो के लिए आपने डिज़ाइन किया, बट होता ऐसा है कि फ्लड कुछ ज़्यादा ही आ जाती है, किसी साल बारिश ज़्यादा हो जाती है और इट इज़ लाइक गुड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल दैट इज़ बीइंग अकर देयर। अब उसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज़ अ फ्लड लाइक सिचुएशन, और वो फ्लड इतना हो गया कि दैट इज़ लाइक क्रॉसिंग द ब्रिज ऑल्सो, और कई बार इतना वेग से जा रहा है, द डिस्चार्ज इज़ वेरी मच हाई, तो द ब्रिज कैन ऑल्सो लाइक कोलैप्स ऑल्सो। तो अगर ऐसा होता है तो व्हाट विल हैपन, द ब्रिज विच यू हैव डिज़ाइंड दैट विल ऑल्सो गेट कोलैप्स्ड, एंड वो एक तरीके का लॉस है आपका, ओके। एंड जो जान माल की हानि हो वो तो अलग बात है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि इसीलिए आपको पता करना है कि एक बारिश, लेट से अगर एक्सट्रीम रेनफॉल है, लेट से अगर 500 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है ना, तो वो कब हो रही है, ओके, कितनी बार पे आ रही है, आज आई, फिर 500 साल बाद आ रही है, 1000 साल बाद आ रही है, कि कल ही आ जाएगी, ओके। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू स्टडी। तो उसी की हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि आज आ रही है क्या, अच्छा कल होगा क्या, सो दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तो इसी को हम बोलते देते हैं रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड और द रिकरेंस इंटरवल इज द टाइम इंटरवल फॉर अकरेंस ऑफ द इवेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। इवेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेनफॉल भी हो सकता है इवेंट में, अभी हम आगे बात करेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, तो वहाँ पे हम फ्लड के बारे में बात करेंगे, है ना, कितने मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है ना, इन द रिवर्स। यहाँ पे रेनफॉल में हम बात कर रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, ओके। तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो टाइम पीरियड आपको जब निकालना होगा तो इट इज इक्वल टू व्हाट, 1/p, ओके। कितनी बार बारिश हो रही है उसके हिसाब से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे कि रिकरेंस इंटरवल आप कैसे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज दे रखे हैं, यहाँ पे दीज आर एम्पिरिकल फॉर्मुलेज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में क्या हो सकता है, रेनफॉल भी हो सकता है, लेट्स से 100 सेंटीमीटर की बारिश, या फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड डिस्चार्ज। तो अभी हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ रेनफॉल पे ध्यान देंगे, ये फ्लड वाला डिस्चार्ज हम बाद में बात करेंगे स्ट्रीम मेजरमेंट पे, ओके। द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट बीइंग इक्वल और एक्सीडेड इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मुलेज। व्हाट आर द फॉर्मुलेज? कैलिफोर्निया मेथड की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल N, ओके। जहाँ पे N आपके पास नंबर ऑफ डेटा है और M होती है रैंकिंग ऑफ द फ्लड और द वैल्यूज़, ठीक। रैंकिंग की बात मैं अभी बताऊंगा आपको मैं। फिर मैंने आपसे दूसरा टर्म क्या बोला, T का वैल्यू बोला, और T क्या होता है, T इज़ द इन्वर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये मैंने आपसे बात करी। तो यहाँ पे देखिएगा T इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट इन्वर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज कैपिटल N अपॉन स्मॉल m। तो M जो रैंकिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही हेजन साहब ने फॉर्मूला दिया, दैट वाज m - 0.5 अपॉन n एंड T इज इक्वल टू n अपॉन m - 0.5। वीबुल फॉर्मूला जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, m अपॉन n प्लस 1। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन m, ओके। वीबुल फॉर्मूला इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, ओके। वीबुल फॉर्मूला इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। तो यहाँ पे ये बात हमने यहाँ पे करी। लेट्स सी वन न्यूमेरिकल, इसमें थोड़ा रैंकिंग के बारे में बताऊंगा मैं आपको। The values of the annual precipitation at a rain gauge station in mm per year in chronological sequence from the year 1972 to 1983 are given below। तो यहाँ पे आपको इतनी बारिश दे रखा है ना, हर साल इतनी बारिश हो रही है।
तो 475, 377, 731, 1066, 361, 305, 926, 628, 409, 236, 337 एंड 853। ये आपके पास डेटा दे रखा है, ये सीक्वेंस में दे रखा है कहाँ से, 1972 से लेकर 1983 तक के वर्षों के लिए। नाउ यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द प्रेसिपिटेशन विच हैज़ अ रिकरेंस इंटरवल ऑफ 6 ईयर्स। ओके, तो अब आप ये सोचिए पहले कि आपसे ये कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी बारिश है जो 6 साल बाद वापस से आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि जो डेटा आपके पास दे रखा है यहाँ पे 1972 से लेकर 1983 तक का, ये कितने साल तक का डेटा है, दिस इज द 12 ईयर्स डेटा। ओके, अब आपसे ये पूछ रहा है कि 12 साल में 12 साल का डेटा आपके पास दे रखा है, कौन सी ऐसी बारिश है विच विल हैव अ रिकरेंस इंटरवल ऑफ 6 ईयर्स। ओके, 6 साल में आएगी ही आएगी। तो जो n की वैल्यू है, जो टोटल डेटा है, दैट इज ऑफ व्हाट, n इज इक्वल टू 12 ईयर्स, जो अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हमने, ये देखिएगा, यहाँ पे हमने बात करी थी n की, है ना। दिस इज द एंटायर टाइम पीरियड, कितनी देर के लिए हमारे पास बात हो रही है। अब देखिएगा यहाँ पे रिकरेंस इंटरवल पूछा गया है t इज इक्वल टू 6 ईयर्स के लिए, है ना। इसके बारे में बात कर रहा है कि 6 साल में कौन सी बारिश आएगी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं रैंकिंग की, ठीक, तो रैंकिंग इज व्हाट, अगर हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, दैट इज द कैलिफोर्निया मेथड, अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो m इज इक्वल टू व्हाट, n अपॉन t, तो दिस इज व्हाट 2। नाउ व्हाट यू डू, अब आपको क्या करना है, इसको आपको मैक्सिमम से मिनिमम रेनफॉल पे चले जाइए। मैक्सिमम रेनफॉल आप देखिए इसमें कौन सी है, मैक्सिमम रेनफॉल इज दिस 1066 mm, ठीक। ये पहली रैंकिंग है। अगर मैं इसको रैंकिंग देने लगूँ, इसको रैंकिंग दूंगा मैं अगर, तो मैं कैसे दूंगा, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 3, 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक दूंगा इसको मैं रैंकिंग, मैं इसको रैंकिंग दूंगा 12 तक। ओके, तो अगर पहली रैंकिंग की बात करूँ तो क्या रैंकिंग है, पहली रैंकिंग पे कौन आएगा, 1066 mm। ये वाली रेनफॉल यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल रही होगी, ये वो रेनफॉल होगी जो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड है जिसका। ओके, सेकंड बात करता हूँ मैं आपसे, सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यूज आ रही है आपकी, 926। ओके, और मुझे एक चीज़ पता करनी थी कि कौन सा ऐसा डेटा है जो सेकंड रैंकिंग पे है। सो 926 इज द सेकंड रैंक्ड रेनफॉल, है ना। कब हो रही है, 1978 में हो रही है। सो द प्रेसिपिटेशन हैविंग अ रिकरेंस इंटरवल ऑफ 6 ईयर्स इज व्हाट, 926 mm। तो आपने क्या किया, रिकरेंस इंटरवल देखा, आपने उसके करस्पॉन्डिंग फिर वैल्यूज़ निकाली कि व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉर्म, और फिर आपने उस रैंकिंग को सभी डेटा को आपने अरेंज किया फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, और फिर उसको आपने रैंकिंग वहाँ पे प्रोवाइड कर दी। सेकंड नंबर पे जो भी आया, दैट इज़ द सेकंड सीवियरेस्ट स्टॉर्म, and then it is having a recurrence interval of what, of this 6 years। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब, तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, एक कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड और एक द लास्ट टॉपिक हियर। ओके, नाउ दिस इज द IDF कर्व। IDF यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ओके, I, D एंड F। व्हाट आर द 3 टर्म्स, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी आपकी अगर बात करो तो कैसे बात करोगे, सेंटीमीटर पर आवर, mm पर आवर, इसके टर्म्स में बात हो रही होगी। अगर मैं बात करता हूँ रेनफॉल ड्यूरेशन की, हाउ मेनी आवर्स इट हैज़ रेन एट दैट इंटेंसिटी, कितने घंटे बारिश हुई। ओके, रिटर्न पीरियड मैंने आपसे अभी डिस्कस किया पूरा, है ना, कि हाउ ऑफन दैट रेन स्टॉर्म, मतलब कि 100 सेंटीमीटर की बारिश कितनी बार रिपीट कर रही है। ओके, सो दैट इज द रिटर्न पीरियड और रेनफॉल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज देयर। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा, एक इंटेंसिटी की बात करूंगा, एक ड्यूरेशन की बात करूंगा और एक फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा। ओके, फ्रीक्वेंसी की बात करूँ मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम पीरियड की बात करूंगा कि उसका रिकरेंस इंटरवल कब है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ और मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, मैं कहता हूँ कि एक घंटे की जो बारिश हुई, ठीक, 1 घंटे की बारिश हुई, उसकी इंटेंसिटी कुछ इतनी थी। ओके, करस्पॉन्डिंग जहाँ पे रिकरेंस इंटरवल इसका 30 साल का है। मैं कहता हूँ कि 3 घंटे की जो बारिश है उसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा कम है। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि जो बारिश कम ड्यूरेशन के लिए हो रही है, ठीक, जो बारिश कम ड्यूरेशन के लिए हो रही है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे। और आप इस चीज़ से ये पता लगा सकते हैं कि जब भी बारिश होती है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो तेज़ बारिश है वो हमेशा कम ड्यूरेशन के लिए होती है। ओके, बट जो जीसी पड़ती है वो तो, अगर आप मानसून सीज़न की बात करो तो उसमें तो पूरे टाइम जीसी तो पड़ी रही होती है ऑलमोस्ट। ओके, तो दैट इंटेंसिटी इज़ व्हाट, समवॉट लेसर, अगर आप लंबे ड्यूरेशन की बात करने लग जाओ तो। ओके, तो रिकरेंस इंटरवल इज t इज इक्वल टू 30 ईयर्स। अगर मैं एक काम करूँ, एक कर्व मैंने बनाया t इज इक्वल टू 30 ईयर्स का, है ना, कि एक दिस फॉर दिस पर्टिकुलर
ड्यूरेशन 1 आवर के लिए हमने देखा, तो एक 30 ईयर के कर्व पे हमने देखा ये चीज़, 2 हमने पॉइंट स्टडी किया। अगर मैं एक काम करूँ, मैं t = 30 की जगह t = 20 लेना शुरू कर दूँ या t = 10 लेना शुरू कर दूँ और फिर उसके बाद कंपैरिजन करूँ, तो आगे चलिए इसको देखते हैं। Now see here, let us see this point here, then we will move on to that thing. It is observed that a storm of any given duration will have a larger intensity if its return period is large. ओके ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर झीसी पड़ रही है मानसून सीजन में, मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ऑल राउंड द सीजन पड़ती रहेगी। ओके बट अगर लार्जर इंटेंसिटी की बारिश है तब क्या होगा, उसका जो है ड्यूरेशन वो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ओके उसका रिटर्न पीरियड विल बी लार्ज। That is for storm of given duration, storm of higher intensity are rarer than storms of lesser intensity. Drizzling is for lesser time period, lesser intensity है ना, कम आता है। बट अगर हम बात करें for this bigger rainfall है ना, bigger higher intensity rainfall, तो वो क्या होगा, that is very much rarer, वो कम ही आता है, कम ही बार आएगा। फ्लड हर दिन नहीं आ जाती है, फ्लड कुछ दिन आती है ना। So that is this point, that is storm for of given duration, storms of higher intensity in that duration are rarer than storms of lesser intensity. अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 1 घंटे की बारिश की बात कर रहा हूँ, जिस भी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें है ना, लेट्स से इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जिस बारिश का रिटर्न पीरियड ज़्यादा, यानी कि अगर मैं t = 30 की बात कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी देखिए क्या है, लगभग 30 है ना। अगर इसकी करस्पॉन्डिंग बात करूँ 30 सेंटीमीटर पर आवर है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी, ऐसा रेनफॉल जिसका रिटर्न पीरियड थोड़ा सा कम हो, लेट्स से 20 ईयर्स है, तो यहाँ पे आप देखिए ये तो कितना हो जाएगा, 20 वैल्यू हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि बारिश का जैसे जैसे रिटर्न पीरियड कम होगा वैसे वैसे आप क्या देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ये जो इंटेंसिटी की वैल्यू है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। यही यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर यहाँ पे और देखिए, अगर आप 2 घंटे की बारिश की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये इंटेंसिटी ज़्यादा है 30 ईयर के टाइम पीरियड के लिए है ना, रिकरेंस इंटरवल के लिए, इसके लिए वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे आपको कम दिखाई दे रही है। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू नोटिस हियर। सो दिस इज अबाउट द इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व। फिर एक बात होती है प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन की। इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बारिश होगी बट इससे ज़्यादा बारिश नहीं होगी। सो सी हियर PMP इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेनफॉल दैट हैज़ वर्चुअली नो रिस्क ऑफ बीइंग एक्सीडेड। इससे ज़्यादा बारिश होने की है, ठीक, इससे ज़्यादा बारिश नहीं होने वाली है। एक पॉइंट और यहाँ पे देखिएगा, PMP इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट और एक्सट्रीम रेनफॉल फॉर अ गिवन ड्यूरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फॉर अ गिवन ड्यूरेशन दैट इज फिजिकली पॉसिबल ओवर अ स्टेशन और अ बेसिन। ओके सो कहने की बात क्या हुई कि किसी भी कैचमेंट में एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिससे ज़्यादा बारिश नहीं देखी जाएगी किसी भी टाइम इंटरवल में, ठीक, आज नहीं, 500 साल बाद भी नहीं, 1000 साल बाद भी नहीं। ओके सो इट इज़ अ सर्टेन रेनफॉल दैट विल नॉट बी एक्सीडेड। इसके बारे में कुछ चीज़ें और हैं जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।